अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वे आर गोइंग टू डू ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो बोन की डेंसिटी होती है ना और जो मास होता है वो रिड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली ना जो पीक बोन मास होता है ना, पीक बोन मास, वो 20 साल की उम्र में अटेंड हो चुका होता है। ठीक है, मतलब कि 20 साल तक बंदे का प्रॉपरली जो स्टेचर होता है ना वो पूरा हो चुका होता है। ठीक है, तो इसके बाद वो लंबा भी नहीं होता। ठीक है, तो बोन भी जितनी थिक होनी होती है वो हो चुकी होती है। ठीक है, और इसके बाद रिड्यूस्ड होता है, कम होता है, बोन की ब्रेक डाउन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, लेकिन का ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास बोन का मास कम हो जाता है। ठीक है, कितना कम हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो बोन, एक 60 साल का बंदा है फॉर एग्जांपल, उसकी बोन की डेंसिटी, पीक बोन डेंसिटी जो है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट रैंडम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी पीक बोन डेंसिटी है तकरीबन 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसकी जो वो है ना बोन का जो पीक बोन मास है ना, उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, इसमें हमारे पास जो है वो एक 60 साल के बंदा, अगर उसकी वट एवर इट्स उसका जो भी मास है, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली जब आप उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो और अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फर्स्ट बात। दूसरी बात ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास जो बोन की ब्रेक करने का रिस्क होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ऑस्टियोपीनिया में क्या होता है, ऑस्टियोपोइनिया में हमारे पास रिस्क फॉर जो बोन फ्रैक्चर होता है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बोन की जो है वो तकरीबन 7 है, ठीक है, और उसमें से हमारे पास तकरीबन 1 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो अगर 1 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉप हो भी जाए तो उसकी वजह से बोन की जो फ्रैक्चर का रिस्क है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो तकरीबन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 1 या 2 कम हुए, उसमें तो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, बिल सिर्फ 2 ही बच गए थे उसमें। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कॉजेज़ पे। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की हमारे पास एक तो प्राइमरी कॉजेज़ होती हैं और एक सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं। प्राइमरी कॉजेज़ ज़रा इंपॉर्टेंट है और इसकी पैथोजेनेसिस भी पेपर में इसी की पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास सिनाइल है और एक हमारे पास है पोस्ट मेनोपॉजल। सबसे पहले सिनाइल कर लेते हैं। सिनाइल मतलब ओल्ड एज में। ओल्ड एज में तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी बूढ़ों की कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास ओल्ड एज में हमारे पास जो है फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं, और तीसरा ऑस्टोब्लास्ट भी ओल्ड एज में कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और जो ये सेनाइल हो गया। पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एस्ट्रोजन जब होता है तो एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे पास कंबाइन हो जाता है रैंक-एल के साथ। जो वो रैंक-एल के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो वो रैंक-एल की एक्टिविटी को वो रिड्यूस करवाने की कोशिश करता है, मतलब कि डिले कर देता है बोन की रिजॉर्प्शन को। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास जो ओपीजी होते हैं उनका लेवल भी इंक्रीज करा देता है, तो उस साइड से भी ऑस्टियो जो रिजॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करवाएगा। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली एस्ट्रोजन अपना काम नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास एक तो रैंक-एल जो है वो डायरेक्टली जाके उस पहले तो उसके सर पे एक गार्ड खड़ा हुआ था जो एस्ट्रोजन था, तो वो अपने आगे पीछे नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि वो गार्ड ख़त्म हो गया, अब गार्ड नहीं है तो वो भागेगा और रैंक-एल जो है वो रैंक के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। इसके अलावा ओपीजी जो कंट्रोल ज़्यादा हो रहा था वो भी ज़्यादा नहीं होगा। अल्टीमेटली ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी जो मेंटेन थी एस्ट्रोजन की वजह से वो नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या होती है, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, अल्टीमेटली जो गार्ड था वो नहीं है अब, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास इंटरलेकिन 1 और इंटरलेकिन 6 का लेवल भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स में। सेकेंडरी फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन में हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, डायबिटीज़ एंड एडिसन सिंड्रोम, ठीक है, एडिसन्स डिजीज़। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है जीआईटी डिसऑर्डर्स, जिसमें माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी एंड हेपेटिक इनसफिशिएंसी आ जाता है। फिर ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स में एंटीकोगुलेंट, एंटी कन्वल्जेंट्स एंड कीमो और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। फिर एंड में हमारे पास आते हैं मेसिलिनियस। मेसिलिनियस में मेनली ऑस्ट्रोजेनिक इम्परफेक्टा आ जाता है, एनीमिया आ जाता है एंड हीमाक्रोमेटो वो है इमोबिलाइजेशंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, मेनली लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, मतलब कि एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग छोड़ दो, ये चीज़ें ना, ठीक है, अल्कोहल वगैरह को छोड़ दो। इसके अलावा ड्रग्स में क्या करना होता है, ड्रग में आप एक तो एस्ट्रोजन थेरेपी लेना शुरू हो जाती हैं फीमेल्स, पोस्ट मिनोपॉजल, ठीक है, फीमेल्स। इसके अलावा जो है हमारे पास बिसफॉस्फोनेट देते हैं, कैल्शियम हो गया, कैल्सिटिनिन हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है। दैट्स इट, we're done with the osteoporosis. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair, Allah hafiz.